बुक्स, किताबें, कहने को तो ये इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको एक ऐसी किताब मिले जो आपकी सारी बात माने, आपके सपने सच कर दे, आपको अमीर, बहुत अमीर बना दे, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स, योर डेली डोज ऑफ हॉरर एंड थ्रिल। हमारे आज के हॉरर इंसिडेंट में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक ट्रू हॉरर फैन हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर ऐसी और भी बहुत सारी अमेजिंग हॉरर स्टोरीज़ अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी एक बार ज़रूर चेकआउट करें। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। हमारी आज की कहानी का मेन कैरेक्टर है रवि। अब आपको मैं एक बार रवि का बैकग्राउंड समझा देता हूँ। रवि बेसिकली बिहार का रहने वाला था और रवि के परिवार में रवि, उसकी माँ, उसकी एक छोटी बहन थी। रवि के पापा एक लेबर थे और करीब 5 साल पहले एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए एक क्रेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी रवि पर। अब बेसिकली जिन लोगों के पास ज़्यादा डिग्रीज नहीं होती या ये जो लोग पढ़ नहीं पाते, उन बेचारे लोगों के पास एक ही काम बचता है करने को, लेबर वर्क। तो रवि के पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और उसे अपना परिवार भी पालना था। इसी के चलते रवि मूव करता है दिल्ली और वहाँ वो अराउंड 4 से 5 महीने तक छोटा मोटा लेबर वर्क करके जितना भी पैसा कमा पाता उसमें से ज़्यादातर पार्ट वो अपने घर भेजने लगा। अब ये लेबर वर्क करते करते उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई जिसका नाम था कमल। और इनकी दोस्ती गहरी इसलिए भी ज़्यादा हो गई क्योंकि कमल भी बिहार से ही था। ये लोग सुबह एक दूसरे से मिलते, एक साथ सेम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते, काम करते और साथ में ही बैठकर लंच टाइम पर खाना खाते। अब रवि जो था वो एक बैचलर था। अक्सर काम की थकान की वजह से वो सुबह का खाना भी नहीं बना पाता था। तो कह लें कि 7 दिनों में से 3 दिन रवि अपने साथ खाना नहीं ला पाता था और बस 10 रुपये की चाय पी के और एक बिस्किट का पैकेट खाकर काम चला लेता था। अब बीइंग अ गुड फ्रेंड, कमल ये सब देख रहा था। कमल ने एक दिन रवि से पूछ ही लिया कि भाई तू घर से खाना क्यों नहीं लेके आता, चाय और बिस्किट ही क्यों खाता है। ये बात सुनकर रवि की आंखों से आंसू निकल गए। फिर रवि ने कमल को बताया कि यार कभी कभी काम की थकान इतनी हो जाती है कि मेरी नींद ही नहीं खुलती और खाना बनाने के चक्कर में अगर मैं लेट हो गया तो उस दिन का काम हाथ से चला जाएगा, तो घर पैसे कैसे भेजूंगा। ये बात सुनकर कमल भी थोड़ा इमोशनल हो गया और उसने रवि से कहा कि भाई तू परेशान मत हो, मैं तो शादीशुदा हूँ और बहुत लकी भी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी और सपोर्टिव वाइफ मिली है। कल से मैं तेरा भी खाना ले आऊँगा, टेंशन मत ले। अब रवि की लाइफ काफ़ी हद तक स्टेबल चल रही थी, लेकिन कुछ 1 महीने बाद कमल ने आना बंद कर दिया। रवि ने उसके नंबर पे भी कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन वो हमेशा की तरह स्विच्ड ऑफ ही बताता। कमल एकदम से कहीं गायब हो गया था, लाइक कंप्लीटली वैनिश्ड इनटू थिन एयर। किसी को कुछ नहीं पता था कि एकदम से कमल गया तो गया कहाँ। रात के 3 बज रहे थे, तभी रवि का कीपैड वाला फोन रिंग होता है। रवि नींद से उठा और उसने अपने मोबाइल पे देखा तो ये कोई अननोन नंबर था। रवि ने थोड़ा सोचा और फिर कॉल रिसीव किया और कान पर लगाकर बोला, हेलो हेलो हेलो। फ़ोन की दूसरी साइड से बहुत ही लो वॉल्यूम में बस एक आवाज़ उसे आ रही थी, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन बहुत दूर से। जब रवि को उसके हेलो का कोई रिप्लाई नहीं मिला तो उसने फ़ोन कट कर दिया। रवि ने फ़ोन अपने तकिए के पास बस रखा ही था और वो बस लेटने वाला ही था कि तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग किया। रवि ने फ़ोन उठाया, हेलो, कौन? फिर से कुछ नहीं, बस वही सन्नाटा और एक धीमी सी फुसफुसाने की आवाज़।
रवि ने 2-3 बार ऐसे हेलो हेलो बोलकर फ़ोन फिर से कट कर दिया और जैसे ही कट किया उसके 2 सेकंड बाद फिर से एक कॉल उसी अननोन नंबर से। अब रवि इरिटेट हो गया था। उसने फ़ोन उठाया और उसने सोचा कि अब वो 2-4 गाली सुना ही देगा उस इंसान को जो उसे 3 बार ऐसे रात के 3 बजे बार बार परेशान कर रहा है फ़ोन करके। तभी फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आई, अरे रवि भाई कैसा है। रवि चौंक गया। रवि ने पूछा, कौन। फ़ोन की दूसरी साइड से हंसने की आवाज़ आई और बोला, अरे इतनी जल्दी हमें भूल गए, मैं कमल बोल रहा हूँ। जैसे ही रवि ने ये सुना, रवि काफ़ी खुश हो गया और बोला, अरे कमल भाई आप एकदम से कहाँ गायब हो गए थे। कोई फ़ोन नहीं, कोई समाचार नहीं, कुछ अता पता नहीं कि आप कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए थे आप। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी पूछा, बाकी लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, उन्हें भी कुछ नहीं पता था आपके बारे में कि आप कहाँ चले गए भाभी के साथ। आप लोग ठीक तो हो ना। फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आई, हाँ भाई हम ठीक हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो, और घर पे तुम्हारी माँ और बहन वो लोग कैसे हैं। रवि ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई हाँ भाई, भगवान की कृपा से सब ठीक है, आप बताओ। रवि ने आगे बोला, भाई आप हो कहाँ वैसे, क्या वापस गांव चले गए हो क्या। दूसरी साइड से आवाज़ आई, नहीं रवि, तुम्हारी भाभी और मैं मुंबई आ गए हैं। जब हम दिल्ली में काम करते थे तब एक रात मुझे मेरे दूर के एक चचेरे भाई का कॉल आया। कमल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और मेरे उस भाई ने मुझे कहा कि यहाँ पे स्क्रैप फैक्ट्री में एक बहुत अच्छी पोस्ट खाली है और सैलरी भी अच्छी है और ये लोग रहने के लिए भी रूम में साथ में दे रहे हैं। लेकिन उसने बोला कि अगर जॉब चाहिए तो आज के आज ही निकलना होगा और कल परसों तक वहाँ पे ज्वाइन करना होगा, नहीं तो उस स्क्रैप फैक्ट्री का जो मालिक है वो किसी और को जॉब दे देगा। तो बस फिर क्या था, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों का ज़्यादा सामान भी नहीं था और हम दोनों निकल गए अगले दिन ट्रेन से। अब भाई लगभग 1.5 महीना हो गया है मुझे यहाँ पे काम करते हुए और बहुत सही नौकरी है, पैसा भी अच्छा है। रवि ने खुश होते हुए कहा, वाह भाई वाह, आपकी आपने तो एकदम से किस्मत चमक गई। हाँ चलो अच्छा है। अच्छा भाई, अगर वहाँ पे कुछ काम मेरे लिए भी हो तो मुझे भी बताना। रवि ने अपनी बात ख़त्म की ही थी कि कमल हंसते हुए बोला, रवि भाई इसीलिए तो कॉल किए हैं हम इतनी रात को कि आपके लायक भी यहाँ पे काम है। अब बस आप कल ही मुंबई के लिए निकल जाओ और यहाँ आके मुझे कॉल करो, बाकी सब मैं देख लूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये कहकर कमल ने फ़ोन कट कर दिया। ये सब सुनकर मानो रवि की भी आंखें चमक गईं, लेकिन उसे क्या पता था कि जिन्हें वो उसके आने वाले अच्छे दिन सोच रहा था वो दिन अच्छे दिन नहीं, बल्कि उसकी लाइफ के वो काले दिन बनने वाले थे जिन्हें वो सबसे ज़्यादा कोसने वाला था। उस रात रवि को फिर नींद नहीं आई। वो मुंबई और उसके आने वाले अच्छे दिनों के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। वो अपने ख्यालों में से तब बाहर आया जब उसका फ़ोन दोबारा रिंग हुआ। उसने देखा कॉल कमल की ही थी। उसने कोई देरी ना करते हुए फ़ोन उठाया। हाँ कमल भाई, उधर से आवाज़ आई, अरे तुम निकल रहे हो ना आज। रवि ने खुश होते हुए कहा, हाँ भाई, रेलवे स्टेशन पर ही जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। कमल ने कहा, ठीक है, मुंबई सेंट्रल पर पहुंचकर मुझे कॉल करना, और ये कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। रवि खड़ा हुआ और जल्दी से एक्साइटमेंट के साथ रेडी होने लगा। फाइनली रवि ट्रेन में बैठ चुका था। टाइम बीता और अब अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। तभी आसपास के लोग एक दूसरे से बात करने लगे, चलो भाई मुंबई सेंट्रल आने वाला है, चलो सब खड़े हो जाओ। रवि भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और ट्रेन के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। आखिरकार रवि मुंबई सेंट्रल पर पहुंच चुका था। रवि ने रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर कमल को कॉल किया और पहली ही रिंग में कमल ने रवि का फ़ोन उठा लिया। बहुत स्ट्रेंज था, लेकिन रवि ने इतना गौर नहीं किया इस बात पे। रवि बोला, हेलो कमल भाई। कमल ने रिप्लाई दिया, पहुंच गए तुम रवि। रवि ने खुश होते हुए कहा, हाँ भाई
कमल ने कहा कि एक एड्रेस लिखो। पास ही की एक चाय की दुकान से रवि ने छोटा सा पेपर का टुकड़ा लिया और पेन लिया। कमल का बताया हुआ एड्रेस नोट कर लिया। B176 कमला नगर SVC स्क्रैप फैक्ट्री। कमल ने आगे बोलते हुए कहा, यहाँ पहुंचकर मुझे कॉल करो, ठीक है? और ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। रवि आसपास ऑटो वालों से वो एड्रेस दिखाकर पूछने लगा। मोस्टली ऑटो वाले मना कर रहे थे। फाइनली एक ऑटो वाला राजी हुआ, किराया तय हुआ और रवि बैठ गया। और बैठे बैठे रवि की आंख कब लग गई उसे खबर तक नहीं हुई। तभी ऑटो वाले ने उसे कंधे से पकड़कर थोड़ा हिलाया। ए भाई, अरे भाई उठ जाओ, आ गया तुम्हारा एड्रेस। रवि बाहर निकला। उसने ऑटो वाले को पैसा दिया और ऑटो वहां से चला गया। रवि ने चारों तरफ नजरें घुमाई तो देखा कि ये एक बस्ती टाइप इलाका था और सामने की तरफ एक फैक्ट्री जैसी बिल्डिंग थी जिसके एंट्रेंस पर एक लगभग 15 फीट ऊंचा नीला टिन का दरवाज़ा था। रवि ने कमल को कॉल किया। उसने फ़ोन कान पर लगा ही रखा था लेकिन कमल फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। तभी रवि के कंधे पे पीछे से किसी का हाथ आया। रवि एकदम से घबरा कर पीछे मुड़ा। देखा तो वो कमल ही था। दोनों गले मिले और कमल उसे फैक्ट्री के अंदर ले गया और मैनेजर से मिलवाया और उसने रवि को काम समझा दिया और आज से ही रवि काम पे लग गया। काम मेहनत का नहीं था, बेसिकली उसको वहाँ के लेबर्स को मैनेज करना था और ये देखना था कि सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। सब ठीक से चल रहा था। 1 महीना बीता। रात के 3 बज रहे थे और रवि ने एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन भी ले लिया था अब, और वो उसी पे एक साउथ की मूवी देख रहा था। तभी उसके दरवाजे पे दस्तक हुई 3 बार और फिर से एक और बार। रवि ने दीवार पर लगी हुई घड़ी में टाइम देखा। 3 बज रखे थे। वो अपने बेड से उठा और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलने लगा तभी उसका पैर एक चीज से टकराया। रवि ने नीचे देखा तो ये एक बुक थी। एक बुक? हैरानी से उसने वो बुक उठाई और आसपास नजर दौड़ाई। आसपास किसी का कोई नामो निशान ही नहीं था। बस दूर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, बाकी कुछ नहीं। रवि वापस अंदर घुसा और अपना डोर बंद कर लिया। वो अपने बेड पे गया और अपने सामने उस बुक को रखा। देखने से बुक बहुत ही पुरानी लग रही थी। उसने उसे खोला। बुक पे एक अनजानी लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ था, लाल इंक से। उसने पेजेस पलटना शुरू किया और 6 पेजेस को पलटने के बाद वो बड़ा हैरान सा हो गया, क्योंकि उस बुक में सिर्फ 6th पेज तक ही लिखा हुआ था। बाकी के सारे पेजेस कोरे थे। उसने 6th पेज को ध्यान से देखा तो हर लाइन के नीचे पेंसिल से कुछ बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ था, लेकिन वो साफ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे किसी ने बहुत ही लाइटली पेंसिल पकड़ के लिखा था। उसने अपने फ़ोन का कैमरा खोला और कैमरा खोलकर उस पेज की फ़ोटो क्लिक की और उसे जूम करके पेंसिल से लिखी राइटिंग को पढ़ने की कोशिश करने लगा। पहली लाइन, अगर इस दुनिया को अपने सामने झुकाना हो तो जवाब है ये किताब। अगर कोई तुम्हारे काम में अड़चने डाल रहा है तो जवाब है ये किताब। अगर तुम्हें बनना हो सबसे ताकतवर तो जवाब है ये किताब। अगर तुम्हें रवि ने आगे नहीं पढ़ा। उसे लगा कि शायद ये सब मजाक है। उसने वो किताब बंद करके पास ही की एक टेबल पर रख दी और सो गया। अगले दिन कुछ लेबर्स ने काम करने से मना कर दिया और अपनी वेजेस बढ़ाने की बात पर अड़ गए, और इस चक्कर में रवि को मैनेजर ने खूब सुनाई और उसे जॉब से निकलवाने की भी धमकी दे डाली। रवि घर आया बहुत परेशान। बिना खाना खाए उसने लाइट बंद की और बेड पर जाकर लेट गया। वो सोया नहीं था। तभी उसे आवाज़ आई जैसे कि कोई किताब के पेजेस पलट रहा हो। 1 पेज पलटा, 2 पेज, तीसरा पेज,
चौथा पेज, पांचवा पेज, और फिर आवाज़ रुक गई। रवि ने उठकर लाइट्स जलाईं और देखा सारी खिड़कियां बंद थीं, फैन भी ऑफ था, और ये आवाज़ कहीं और से नहीं, उसी बुक से आई थी जो उसे कल रात मिली थी। रवि ने टाइम देखा, आज भी रात के 3 बज रहे थे। रवि उस बुक के पास गया और उसे उठाकर अपने बेड पर ले आया। उसने 6th पेज का फोटो फिर क्लिक किया और उसे जूम करके फिर से पढ़ने लगा। उसकी नज़र रुक गई उस लाइन पे जहाँ पे लिखा था, अगर कोई तुम्हारे काम में अड़चने डाल रहा हो तो जवाब है ये किताब। अगर बनना हो तुम्हें सबसे ताकतवर तो जवाब है ये किताब। उसने आगे पढ़ा, जो भी हो चाहत या जो भी हो तुम्हें पाना, लिख देना और फिर आजमाना। रवि को लगा कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। उसने मजाक में पेन उठाया और उस दिन के बारे में सोचने लगा, और उसे उस मैनेजर जिसका नाम अनिल कुमार था उसकी बातें याद आने लगीं कि कैसे उसने रवि को बेइज्जत किया था सबके सामने। रवि के अंदर अब अनिल को लेकर बहुत गुस्सा था। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और अनिल कुमार उस बुक में लिख दिया। तभी उसके रूम की लाइट बंद हो गई अचानक से। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और डोर खोलकर बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला तभी वापस से लाइट आ गई तुरंत। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो वापस आ गया और अंदर आकर उस बुक को बंद करके फिर से टेबल पर रख दिया और सो गया। जब सुबह रवि अपने टाइम पे फैक्ट्री पहुंचा, अंदर आने के बाद बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। जब वो भीड़ को हटाते हुए बीच में पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पे एक बॉडी पड़ी हुई थी जिसका सर कुचला हुआ था, और ये कोई और नहीं बल्कि अनिल कुमार था। और पास ही में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बिल्डिंग के ऊपर काम चल रहा है और शायद वहीं से कुछ दीवार का टुकड़ा टूट कर गिरा है। पुलिस आई और इस केस को एक एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया गया, और उस कंपनी के मालिक ने सरप्राइजिंगली रवि को अब मैनेजर बना दिया था। इस टाइम रवि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रवि जब शाम को घर वापस आया, उसने वही बुक दोबारा से खोली और वो हैरान हो गया। उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कल रात जो रवि ने अनिल कुमार नाम लिखा था, अब उस नाम के ऊपर एक लाल लकीर खिंची हुई थी, जैसे कि उस नाम को काटा गया हो। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब रवि के दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। उसने उस कटे हुए अनिल कुमार के नीचे लिखा, मुझे बहुत ही अमीर बनना है। और जैसे ही उसने ये लिखा और बुक बंद की, 2-3 सेकंड के लिए लाइट फ्लिकर हुई और फिर सब नॉर्मल हो गया। वो सो गया। रवि गहरी नींद में था। फिर आवाज आई। आवाज फिर से हुई। रवि की आंख खुली। उसके रूम का गेट कोई नॉक कर रहा था। उसने नींद में ही अपने बेड से खड़े होकर लाइट जलाई और दरवाज़ा खोला। जैसे ही अपनी आंखें मलते हुए उसने सामने की तरफ देखा, सामने उसके रूम के बाहर कोई नहीं था। उसने अपना पैर जैसे ही आगे बढ़ाया रूम से बाहर निकलने के लिए, खन्न से आवाज हुई। उसने नीचे देखा। नीचे एक कपड़े की बड़ी सी गठरी पड़ी हुई थी। रवि ने उस गठरी को अंदर लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और जैसे ही रवि ने नीचे बैठकर उस गठरी की गांठ खोली, उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। गठरी के अंदर सोने की बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी थी। अब रवि फूला नहीं समा रहा था। रवि तेज कदमों से जमीन से उठा और टेबल पर रखी उसी बुक को खोला, और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। रवि ने जो लाइन लिखी थी, मुझे बहुत ही अमीर बनना है, वो भी एक लाल लकीर से कटी हुई थी।
टाइम हो रहा था रात के 3। अब रवि को लगने लगा था कि जैसे वो कोई भगवान हो। सिर्फ 2 ही महीने बीते थे, लेकिन अब रवि के पास एक खुद का बंगला, गाड़ी, कैश, सब कुछ था। वो बहुत ही हाई एंड लाइफ जी रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में वो एक इंसान को तो भूल ही गया था, कमल, जिसने उसे मुंबई बुलाया था। जैसे ही उसे याद आया, उसने कमल का नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद फ़ोन की दूसरी साइड से किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। रवि को लगा कमल घर आया हुआ है शायद। रवि ने अपना नाम बताया। हेलो माँ जी, मैं रवि, कमल भाई का दोस्त। हमने दिल्ली में काम किया था एक साथ, और अब मुंबई में भी एक ही कंपनी में काम करते हैं। अभी करते थे, मतलब मैंने छोड़ दिया वहाँ से काम, लेकिन काफ़ी टाइम से वो दिखाई नहीं दिए, तो मुझे लगा कि वो घर आ गए हैं। कुछ देर तक तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन फिर वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, कमल तो मुंबई गया ही नहीं। उसकी मौत तो दिल्ली में एक रोड एक्सीडेंट में हो चुकी है 1.5 साल पहले। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और ये कहकर बूढ़ी औरत ने फ़ोन काट दिया। रवि को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रवि उन पलों को याद करने लगा जब उसे कमल का फ़ोन आया था मुंबई बुलाने के लिए। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही कंफ्यूज था। वो अपने बेडरूम में बेचैनी की वजह से इधर उधर चल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बेड पे रखी हुई उसी बुक पर पड़ी। वो तेज़ कदमों से गया और उस बुक को खोला। उस बुक के लगभग सारे पेजेस को वो भर चुका था। बस लास्ट पेज पर थोड़ी सी जगह बची थी, जिसमें बस वो एक लाइन लिखी जा सकती थी। अब कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, और कई दफ़ा लालच इंसान को उन रास्तों पर ले जाता है जहां से वापस आने का कोई चांस ही नहीं होता। रवि ने अपनी फाइनली सोच समझकर एक लाइन लिखी, और वो लाइन थी, मैं चाहता हूं कि मेरे पास कभी पैसा खत्म ही ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरे पास पैसा कभी खत्म ना हो। और रवि ये सोचकर खुश होने लगा कि अब पूरी लाइफ उसको कभी भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि पैसे से वो कुछ भी खरीद सकता था। तभी रवि के दिमाग में उसकी माँ और बहन का ख्याल आया। उसने कॉल लगाया। दूसरी साइड से औरत ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? रवि ने खुश होते हुए कहा, हेलो माँ, कैसी हो? अपना सामान पैक कर लो, मैं आपको और शीतल को मुंबई बुलवा रहा हूँ। अब से हम यहाँ रहेंगे, सब के सब। उधर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद आवाज़ आई और औरत बोली, आपने बेटा कहाँ फ़ोन मिलाया है? रवि के होठों की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। रवि ने कहा, माँ, ये मैं हूँ रवि, आपका बेटा। उस औरत ने जवाब दिया, हमारी बस एक बेटी है बेटा। हमारा एक बेटा था तो, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत एक ट्रेन हादसे में हो चुकी है। और तुम जो भी हो, अब फ़ोन करके परेशान नहीं करना। और ये कहकर औरत ने फ़ोन कट कर दिया। रवि को मानो सांप सूंघ गया। उसके पूरे कपड़े अब पसीने से भीग चुके थे। उसने उस बुक को दोबारा खोला। जो लास्ट लाइन रवि ने लिखी थी कि मेरे पास कभी पैसा खत्म ना हो, वो भी अब एक लाल लकीर से कट चुकी थी। रवि पागलों की तरह पेजेस पलट रहा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसने मोबाइल निकाला और फिर से फ़ोटो क्लिक की और अपने पेज पर उस पेज की फ़ोटो पर जूम किया। 6th पेज की आखिरी लाइन के नीचे पेंसिल की हल्की छोटी सी लिखावट थी, जिससे लिखा था, सौदा पूरा हुआ, अब तुम्हारी रूह
मेरी। उस दिन के बाद से रवि किसी को दिखाई नहीं दिया। ऐसा हुआ मानो कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया था। वो होके भी कभी नहीं था। आज भी रवि का वो बंगला ऐसे ही पड़ा है, वीरान और खंडरनुमा। लेकिन उस बुक का कोई अता पता नहीं। कहाँ है, किसके पास है, या वो बुक थी किसकी, कुछ नहीं पता। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स, योर डेली डोज ऑफ हॉरर एंड थ्रिल।